देखिए, ये ध्यान रखिए कि जो गुप्त काल है, गुप्त साम्राज्य है, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्री और मेंस दोनों में नियमित तौर पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले इसका फर्स्ट पार्ट यानी प्रमुख रूप से राजनीति को पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसकी कला, संस्कृति, प्रशासन वगैरह को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस काल को, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाते हैं, ये कहलाता है। तो गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। गुप्त काल कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसे आपको ध्यान रखना है। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल है, ऐसा राजवंश है जिसमें बहुत सारी प्रगति देखने को मिली। चाहे आर्ट हो, कल्चर हो, संस्कृति हो, राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, सभी में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकास हुआ है। इस कारण से इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं गुप्त काल के स्रोत से, सोर्स ऑफ गुप्तेज, वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इसका टाइम पीरियड जस्ट देख लीजिए, 270 और 275 एडी से लेकर और 550 एडी के बीच में गुप्त काल का ये समय है, यानी ईस्वी। तो 270 या 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के मध्य गुप्त काल का लगभग टाइम पीरियड रहा है। तो अब इसके देखते हैं स्रोत। तो सबसे पहले इसमें देखिए साहित्यिक स्रोत। गुप्त काल की जो जानकारी है उसके स्रोतों में सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट बुक है जिससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है, वो है विशाखा दत्त के द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम तथा मुद्रा राक्षस। ये दो पुस्तकें लिखी हैं विशाखा दत्त ने, जिससे गुप्त काल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है शूद्रक की मृच्छकटिकम। शूद्रक की जो मृच्छकटिकम है, यानी मिट्टी की छोटी खिलौना गाड़ी, ये भारतीय इतिहास में लिखा गया पहला संस्कृत नाटक माना जाता है। तो ये अलग से भी क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखिएगा, इससे भी गुप्त काल की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है वात्सायन की कामसूत्र। उससे भी गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, नगर जीवन वगैरह की जानकारी मिलती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वो है कालिदास के द्वारा लिखी गई, जो कालिदास का साहित्य है, मालविका, अग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, और जो पूरा उनका संपूर्ण साहित्य आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो उससे भी जानकारी काफ़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्मृतियाँ हैं। स्मृति का अर्थ होता है कानून, लॉ। हिंदू कानून को स्मृतियाँ कहा जाता है। तो इसमें प्रमुख रूप से बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति प्रमुख है। ध्यान रखिए कि गुप्त काल वो पहला काल था जिसमें प्रमुख रूप से 4 वेद, 2 महाकाव्य, 18 पुराण इत्यादि का संकलन हुआ है। ये भी ध्यान रखिए कि ये वो काल था जिसमें इन सभी का संकलन किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है इस काल में। ठीक है, 4 वेद जो हमारे हैं, दोनों महाकाव्य हैं, 18 पुराण हैं, इन सब का संकलन भी इस काल में हुआ है। इसके अलावा पुराण में बता ही चुका हूँ, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। विदेशी यात्रियों का विशेष तौर पर जो चीनी यात्री है फाहियान, जो प्रथम चीनी यात्री है फाहियान, इसका वर्णन भी, इसकी जो बुक है उससे भी इस काल की जानकारी मिलती है। बाद में हालांकि हेनसांग के वर्णन से भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर इस काल की जानकारी की हम बात करें तो फाहियान से की से ही जानकारी मिलती है। तो ये हुए हमारे साहित्यिक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन आएगा मेंस में कि गुप्तकालीन जानकारी के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करिए, तो आप ऐसा इनका विस्तार से लिख सकते हैं, 50 या 200 वर्ड में आ सकता है। दूसरे इंपॉर्टेंट है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में प्रशस्तियाँ और अभिलेख, जो इस काल से संबंधित विभिन्न प्रशस्तियाँ और अभिलेख मिले हैं, उनको देखते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है और ऐरण अभिलेख है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिशेन के द्वारा लिखी गई है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद में की जो प्रशस्ति है वो, और ऐरण अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख, महरौली दिल्ली के पास कुतुब मीनार परिसर में जो महरौली का लोह स्तंभ है वहाँ पर अभिलेख है। उदयगिरी का गुफा अभिलेख, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख,
गढ़वा अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रशस्ति अभिलेख, भीतरी गांव का स्तंभ अभिलेख वगैरह वगैरह। तो ये सभी हैं जो प्रमुख रूप से अभिलेख हैं जो गुप्तकालीन जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके पश्चात कॉइन्स, सिक्के। तो गुप्तकालीन इतिहास अपने स्वर्ण सिक्कों के लिए भी विशेष तौर पर प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो स्थान है बयाना, भरतपुर, राजस्थान से। तो यहाँ पर बहुत सारे गुप्तकालीन राजाओं के स्वर्ण, चांदी, तांबे, इन सब के सिक्के प्राप्त हुए। विशेष तौर पर भारतीय इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की ही प्राप्त हुई हैं। चलिए, तो सिक्के ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। फिर मंदिर और मूर्तियां। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में, देखिए गुप्त काल वो पहला काल है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मंदिर और मूर्तियां मिली हैं। और एक फैक्ट जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि मंदिर बनने का कार्य, मंदिर निर्माण का कार्य इसी काल में सबसे पहले शुरू हुआ। इससे पहले देवी देवताएं पेड़ों के नीचे खुले में रखे जाते थे। तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनका हम विस्तार से कला में पढ़ेंगे। फिर इस काल की जो चित्रकला मिली है, विशेष तौर पर अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं में जो चित्रकला मिली है वो भी गुप्त काल से संबंधित है और इस काल की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। फिर कुछ ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें पूना ताम्रपत्र जो प्रभावती गुप्ता है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री वगैरह से भी जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के इस काल की जानकारी के सभी तरह के स्रोत प्राप्त होते हैं, चाहे वो पुरातात्विक हों, चाहे साहित्यिक हो, विदेशी यात्रियों का विवरण हो, चीनी यात्रियों का विवरण, ये सभी बहुत विस्तार से मिला है। अब एक बार इस नक्शे पर नज़र डालिए और ध्यान से देखिए कि ये जो गुप्त काल है उसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जो पाकिस्तान का आज का आधुनिक पाकिस्तान है वो अधिकांश एरिया, आज का आधुनिक गुजरात, राजस्थान का अधिकांश एरिया, मालवा का और मध्य भारत का अधिकांश एरिया, यहाँ बंगाल, असम के अधिकांश एरिया के साथ साथ ये जो है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और उससे लगने वाले कुछ कर्नाटक वाले एरियाओं में और आज के तेलंगाना एरिया में हम बात करेंगे, उड़ीसा इत्यादि में ये विस्तृत। तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य विस्तृत था, फैला हुआ था। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा नज़र में ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले गुप्त वंश की जो उत्पत्ति है और जाति है उसके बारे में। तो विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त वंश की उत्पत्ति और जातियों के बारे में विभिन्न अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उसमें सबसे पहले हैं काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल बोलते हैं गुप्त लोग शूद्र थे या लोअर कास्ट थे, निम्न जाति थे। प्रोफेसर के.एस. अयंगर, के.एस. अल्टेकर, रोमिला थापर, रामशरण गुप्ता ने बोला है गुप्त वैश्य जाति के थे। इसी तरह से सुधाकर चट्टोपाध्याय, आर.सी. मजुमदार और गौरी शंकर ओझा गुप्तों को क्षत्रिय जाति के बताते हैं। तो फाइनल क्या है, मान्य क्या है, तो ध्यान रखिए कि रिकग्नाइज है वैश्य। गुप्तों को अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि गुप्त मूल रूप से वैश्य जाति से संबंधित है। अब देखते हैं इनका प्रारंभिक निवास स्थान कि मूल रूप से गुप्त कहाँ के थे। तो आर.सी. मजुमदार गुप्तों का मूल स्थान बंगाल को बताते हैं। इस मत का मुख्य आधार चीनी यात्री इतिसांग का यात्रा वर्णन है। तो वो बंगाल को मुख्य रूप से बताते हैं कि बंगाल से उदय हुआ है गुप्तों का, तत्पश्चात वो पूरे भारत में विस्तृत होते गए। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी राजनीति। राजनीति क्या है, संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो गुप्तों के जो संस्थापक हैं वो हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्तों को गुप्त का संस्थापक माना जाता है। और ये क्या थे, तो ये मूल रूप से कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाण जो वंश है उसके सामंत थे, उसके फ्यूडल लॉर्ड थे। और गुप्त वंश की स्थापना 275 एडी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखिए, आपसे पूछेंगे संस्थापक और एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक जो होते हैं होंगे इस वंश के, वो श्रीगुप्त हैं। और जब हम बात करेंगे वास्तविक संस्थापक की तो वो होंगे चंद्रगुप्त प्रथम, फाउंडर एंड रियल फाउंडर। तो फाउंडर श्रीगुप्त एंड रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम।
ये क्वेश्चन इसी तरह से याद रखिएगा, अधिकांश वंशों में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक का जो अर्थ होता है वो होता है जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने इस वंश को सुदृढ़ता प्रदान की, विस्तार किया, उसे रियल फाउंडर कहते हैं। और फाउंडर जो भी संस्थान स्थापना करता है। चलिए, तो इस वंश के जो संस्थापक हैं श्री गुप्त हैं। 275 ईसा पूर्व में इन्होंने इस वंश की स्थापना की। 275 से 280 ईसा पूर्व तक ये रहे। तत्पश्चात इनके पुत्र घटोत्कच 280 से 319 तक राजा बने। इनके पुत्र घटोत्कच श्रीगुप्त के। घटोत्कच से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बस एक ही क्वेश्चन आता है कि इनका टाइटल क्या था। तो घटोत्कच ने महाराजाधिराज टाइटल लिया था, ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, बस एक ही क्वेश्चन। फिर फाइनली इस वंश के जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक यानी चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, रियल फाउंडर कहलाते हैं। इन्होंने भी महाराजाधिराज उपाधि ली और ये घटोत्कच के पुत्र थे। प्रारंभिक गुप्त वंशों में सर्वाधिक शक्तिशाली थे और इन्होंने रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था, मतलब सिल्वर कॉइन्स चलाए थे। अच्छा, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पर आपको मूल रूप से याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये ऐसे राजा थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों को आधार दिया। सो ही ट्राई टू एक्सपेंड हिज एम्पायर थ्रू मैरिज रिलेशन। तो ये भारतीय इतिहास के सिर्फ दूसरे ऐसे राजा हैं जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रमुख रूप से वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। और पहला कौन सा था, तो पहला राजा है बिंबिसार, जो हार्यक वंश के राजा थे। इन्होंने वैवाहिक संबंध, और दूसरे राजा हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। तो ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। कुमार देवी के साथ विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया। नेपाल के राजा को नेपाल तो खैर अलग हो गया, फिर इन्होंने ये छोड़ दीजिए, फिर गुप्त संवत को आरंभ किया इन्होंने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत को आरंभ किया है, गुप्त कैलेंडर स्टार्ट किया, जिस साल से सिंहासन पर बैठे। ठीक है, और गुप्त संवत का सबसे पहला प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने मथुरा लेख में किया था। तो चलिए, रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका जो समय है वो है 319 से 335 तक। इन्होंने गुप्त संवत का आरंभ किया, अपने राज सिंहासन के बैठने की तिथि पर वैवाहिक संबंधों के आधार पर साम्राज्य विस्तार किया और रजत मुद्राओं का यानी सिल्वर कॉइन्स को प्रचलित किया। ये तीन चीजें ध्यान रखना है। चलिए, अब आते हैं दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा, वो हैं समुद्रगुप्त। 335 से 375 के बीच का जो कार्यकाल है वो समुद्रगुप्त का कार्यकाल है। समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन। भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त है वो भारतीय नेपोलियन कहलाता है। नेपोलियन फ्रांस के राजा थे और उन्होंने भी काफ़ी अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं वो। हालांकि समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 100 युद्ध लड़े और सभी जीते, जबकि नेपोलियन ने अपना जो उनका अंतिम युद्ध था वाटरलू का, वो हार गए थे, जिसमें नेपोलियन के खिलाफ इटली, इंग्लैंड और अन्य यूरोप के राजवंशों ने एक संघ बनाया था और इन पर अटैक किया था और इनको हरा दिया था, और बाद में इनको निर्वासित कर दिया गया था सेंट हेलेना आइलैंड में। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध जीते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखना है। और इनका जो साम्राज्य था वह हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, बंगाल की खाड़ी से लेकर मालवा तक विस्तृत था, यानी काफ़ी बड़े क्षेत्र में शासन था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारा वो किया। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की जो दक्षिण विजय है उसे क्या कहते हैं? तो समुद्रगुप्त की जो दक्षिण विजय है उसे धर्म युद्ध है ना, धर्म युद्ध कहा गया है और धर्म विजय कहा गया है। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा गया है।
ये ध्यान रखिएगा। सिक्कों में समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा। दौहित्र यानी पोता, क्योंकि लिच्छवी जो वंश था उस समय का भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण, पॉपुलर और इम्पोर्टेंट वंश था, तो उसकी महत्वता को दिखाते हुए इन्होंने अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा, लिच्छवियों का पोता, क्योंकि इनकी जो माता थी कुमार देवी वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। सिक्के, तो इस काल में प्रमुख रूप से 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें धनुर्धर प्रकार, गरुण प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, परशुराम प्रकार, व्याघ्रहनन मतलब बाघ को मारते हुए वीणा वादन प्रकार वगैरह के सिक्के मिले हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कविराज उपाधि किसकी थी? कविराज, तो समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज भी थी और सिक्कों में इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो इनके साहित्य प्रेमी होने का पता चलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर समुद्रगुप्त फेमस हैं अपनी प्रयाग प्रशस्ति के लिए, प्रयाग एडिक्ट के लिए फेमस हैं। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना या रचना करना, प्रशंसा करना। तो समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है और इसकी रचना जो है वो प्रमुख रूप से की है इनके राज्य कवि यानी इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी लिपि ब्रह्मी और शैली चंपू है। चंपू का मतलब होता है गद्य पद्य दोनों का इस्तेमाल एक साथ करना। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया है। भारतवर्ष शब्द का जिक्र किया गया। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त से संबंधित मिला है एक ऐरण अभिलेख। ऐरण सागर जिले के बीना तहसील में ऐरण नाम का एक स्थान है जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। और ऐरण को समुद्रगुप्त का भोग नगर यानी प्लेजर सिटी कहा जाता है। ये सब युद्ध लड़ने के बाद कुछ समय के लिए चेंज के लिए यहाँ पर आकर बस जाते थे। आप ध्यान रखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐरण अभिलेख का संबंध किससे है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए। मैं ऐरण अभिलेख थोड़ा यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐरण अभिलेख, तो ऐरण अभिलेख आपको 2 जगह मिलेगा। ऐरण अभिलेख का वर्णन आपको 2 जगह मिलेगा। एक ऐरण अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और एक ऐरण अभिलेख जो है वो है भानुगुप्त से। भानुगुप्त का अभिलेख है 510 ईस्वी का। ध्यान से देखिएगा, एक तो समुद्रगुप्त हो गया और एक भानुगुप्त का अभिलेख, ऐरण अभिलेख। तो जो फेमस वाला ऐरण अभिलेख है वो भानुगुप्त का है, जो परावर्ती गुप्त राजा हैं। खासियत क्या है इस अभिलेख की? इस अभिलेख की खासियत है ऐरण अभिलेख की, जो 510 ईस्वी का भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है, भारत की पहली सती के घटना का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है जो आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है। ओके, चलिए। इसके बाद राजा बने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412। देखिए, ये इस राजवंश के, इस एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं से आते हैं। तो इनकी बहुत सारी खासियत है। पहली बात तो इनकी उपाधि देखिए। तो इनकी जो उपाधि है वो है विक्रमादित्य, शकारी, परम भगवत। यहाँ पर एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत सारी इतिहास की पुस्तकों में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और राजा विक्रमादित्य को आपस में मिला दिया गया है, उनको एक बता दिया गया है। वजह क्या है कि दोनों की राजधानी उज्जैन थी और दोनों की बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारी कॉमन है। जैसे उदाहरण के लिए इनका उपाधि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है और इनकी उपाधि विक्रमादित्य है, लेकिन वहां पे राजा का नाम विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो राजा हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, वो किस टाइम पीरियड से संबंधित हैं? तो वो हैं 57-58 बीसी से संबंधित। राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा हैं 57-58 बीसी से संबंधित हैं और उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं वो 380-412 एडी से संबंधित हैं और इन्होंने कोई भी संवत स्टार्ट नहीं किया। इनके दरबार में कालिदास थे, लेकिन दोनों की राजधानी उज्जैन होने के कारण उसे मिक्स किया गया। एक और अंतर है, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि थे जो 3 अपनी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं।
नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त नाम का एक दुर्बल शासक राजा बना। समुद्रगुप्त के बाद जो शकों से पराजित हो गया, और शकों ने कहा कि रामगुप्त से कि अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को आप हमारे पास भेज दो। तो क्या हुआ कि इस बात को लेकर रामगुप्त तैयार हो गया, लेकिन उसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो नाराज हो गया इस बात को लेकर कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको लड़ाई करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पहले अपने भाई रामगुप्त को मारा, फिर उसके बाद ध्रुव स्वामिनी का वेश बना के शकों के खेमे में चला गया और शक शासकों को मारा, रामगुप्त की हत्या करी और खुद शासक बन गया। ये सब जानकारी का स्रोत है विशाखादत्त कृत देवी चंद्रगुप्त गुप्तम नामक नाटक से ये सारे इवेंट की जानकारी मिलती है। देखिए, गुप्तों का जो राजवंश का इतिहास है उसमें रामगुप्त नाम के राजा का जिक्र वो नहीं करते हैं अपने इसी, क्योंकि हर राजवंश चाहता है कि वो हमेशा महान राजाओं का, इंपॉर्टेंट राजाओं का जिक्र करे, कोई भी ऐसा राजा जिसके अच्छे काम ना हो उसे जिक्र ना करें। तो ये ध्यान रखिए। फिर साम्राज्य विस्तार, तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो साम्राज्य विस्तार है वो पंजाब से लेके बंगाल तक और दक्षिण में सिंधु से लेके काठियावाड़ वगैरह, जो उनका पश्चिम का क्षेत्र है, सिंधु काठियावाड़ वगैरह और कश्मीर, ये सब उनके मुख्य रूप से साम्राज्य के अंतर्गत आता। फिर चंद्रगुप्त सेकंड कहलाते हैं शक विजेता, शक विजय। इनकी एक उपाधि शकारी भी थी, यानी शकों का विजेता, शकों को मारने वाला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। इस राजवंश की प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त सेकंड का एक मेहरौली का लोह स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है, जो वो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। और खासियत क्या है इस लोह स्तंभ की? खासियत है इस लोह स्तंभ की कि आज भी हजारों साल हो गए इस लोह स्तंभ को खुले में खड़े हुए, लेकिन आज भी इस पर जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं लगी। तो आज भी विद्वान वैज्ञानिक बड़े आश्चर्यचकित हैं इस चीज को लेकर कि आखिर कौन सी धातु मिलाई हुई है लोहे में जो आज भी जंग नहीं लगी, जबकि आज भी वैज्ञानिक इसका हल नहीं ढूंढ पाए। तो इस तरह से पता चलता है कि इनके काल में काफी विज्ञान की उन्नति हुई थी। और मेहरौली के लोह स्तंभ में भी काफी इनकी जानकारी मिलती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, वो है पहले चीनी यात्री, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर फाहियान का भारत आगमन। फर्स्ट फाहियान फोहीको, इनकी बुक का नाम फो ही क्यू या फो क्यू की, इस तरह से इनकी बुक का नाम है। फाहियान की ये आए थे। ठीक है, अब एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि फाहियान से जुड़ा एक क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान ने इनमें से किस राजा का वर्णन किया है। तो वो गुप्तकालीन राजाओं के नाम लिखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त वगैरह का नाम लिख देंगे। तो मतलब एक और फिर लिखते हैं लास्ट वाला कि इनमें से कोई नहीं। तो आमतौर पर लोग चंद्रगुप्त सेकंड आंसर लगा देते हैं। तो ध्यान ये रखना है हमें कि चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में पहला चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, लेकिन वो इनके दरबार में नहीं गया था। वो किसी भी राजा के दरबार में नहीं गया फाहियान, वो केवल उसने भारत भ्रमण किया था। और भारत भ्रमण के दौरान वो मालवा भी आया था, मध्य प्रदेश में। और इस दौरान फाहियान ने मालवा की जो क्लाइमेट है उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्लाइमेट भी बोला। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि फाहियान किसी भी राजा के दरबार में नहीं गया और उसने जो भी वर्णन किया है भारत का, उसमें राजनीति का वर्णन नहीं किया है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना। फाहियान ने मुख्य रूप से समाज और धर्म का वर्णन किया है, राजनीति का वर्णन नहीं किया है। किसी भी राजा के दरबार में नहीं गया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राजा के कार्यकाल में आया, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन किसके दरबार में गया, तो आंसर है किसी के भी। तो 399 से 414 के बीच में फाहियान भारत आया और भारत में भ्रमण किया, किसी भी राजा का उल्लेख नहीं किया, मुख्य रूप से समाज की जानकारी दी। फिर नवरत्न, तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 नव
विद्वान थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। अगेन ध्यान रखिए, भारतीय इतिहास में केवल 2 राजा हैं जिनके नवरत्न हैं, 9 जेम्स हैं, सिर्फ 2 राजा के। कौन कौन से राजा हैं? चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर। ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरह से, चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर 2 ही राजा हैं जिनके नवरत्न थे। अब कौन कौन से हैं, ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी। कई बार आपसे चार्ट ये बनवा लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। नवरत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट नवरत्न थे कालिदास। कालिदास की विशेषता क्या है? साहित्यकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, उज्जैन से संबंधित हैं। और कालिदास के बारे में वो कहानी आप लोगों ने सुनी ही होगी कि वो पहले मूर्ख थे, फिर काली देवी के आशीर्वाद से वो विद्वान बन गए और फिर उन्होंने साहित्य की रचना की। क्योंकि इनकी जो पत्नी थी विद्योत्मा, उनके प्रभाव से ये फिर घर छोड़ के चले गए थे और बाद में काली जी के मंदिर में आत्महत्या करने वाले थे, तो काली जी प्रसन्न हुई और इनको आशीर्वाद दिया, इनको बुद्धिमान बना दिया। तो वो एक कहानी है। तो ये कवि नाटककार थे। इनसे जुड़ा क्वेश्चन आता है, इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कई बार इनके बुक्स को भी दे दिया जाता है, बुक्स के बारे में भी पूछा जाता है। वो अभी विस्तार से आगे हम साहित्य में देखेंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट नवरत्न थे धन्वंतरी। धन्वंतरी वैद्य थे, आयुर्वेद के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। तीसरे थे छपणक, ये विद्वान और ज्योतिषी थे। चौथे थे अमर सिंह, जो साहित्यकार थे और इन्होंने अमर कोश की रचना की है साहित्य की, वो आगे हम विस्तार से भी देखेंगे। फिर शंकु, शंकु ज्योतिष और कवि। बेताल भट्ट साहित्यकार। घटपरी कवि। वराहमिहिर ज्योतिष और साहित्यकार। और वररुचि साहित्यकार। तो इनके दरबार में ये साहित्यकार, कवि, ज्योतिष वगैरह थे। ये नवरत्न कहलाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के। राजधानी उज्जैन थी। प्रमुख रूप से नवरत्नों में कालिदास थे। फिर नेक्स्ट जो राजा बना वो बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी का टाइम पीरियड कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त की उपाधियां महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र, महेंद्र सिंह, शक्रादित्य वगैरह थीं। इनकी खासियत, इनसे जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुप्त राजा ने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए? तो प्रमुख रूप से जो कुमारगुप्त है उससे जुड़े हैं सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके बारे में आता है वो आता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है। गया के पास बिहार में इसकी स्थिति थी और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। बाद में फिर जो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसे उजाड़ दिया था, उसे नष्ट कर दिया था, आग लगा दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। फिर कुमारगुप्त ने मंदसौर में एक सूर्य मंदिर की स्थापना भी कराई थी। एक सूर्य मंदिर की स्थापना कराने का श्रेय भी कुमारगुप्त को जाता है। ठीक है, और ठीक है, फिर साम्राज्य विस्तार। तो कुमारगुप्त का शासन भी बंगाल, पश्चिम भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कामरूप, कामरूप मतलब असम तक विस्तृत था। सिक्के, पश्चिम भारत के विशाल भूभाग से कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मतलब चांदी, सोना और तांबे तीनों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये मुद्राओं के जो प्रकार हैं ये अश्वमेघ प्रकार है, मतलब अश्वमेघ प्रकार मीन्स अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। वृग्घ निहंता प्रकार है, मतलब बाघ को मारते हुए दिखाया गया है। अश्वरोही घोड़े पर बैठे दिखाया गया है, धनुर्धर धनुर चलाते हुए। और कार्तिकेय प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। मतलब मुद्राओं पे जो चित्र बने हैं उनको वो प्रकार बोल देते हैं, स्टाइल बोल देते हैं। सर्वप्रथम मध्य भारत में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं, मतलब जैसे मयूर बना हुआ है, चलाई। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन भी उसके काल में हुआ। स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुल चंद्रम, गुप्त कुलम चंद्र तथा गुप्त कुलम व्याशाशी कहा गया है। तो ये थोड़ा सा उपाधियां इनकी हैं। अब नेक्स्ट राजा है स्कंदगुप्त। 455 से 467 के बीच में स्कंदगुप्त राजा रहा। इसकी उपाधि क्रमादित्य थी और ये
अंतिम महत्वपूर्ण गुप्त राजा है? क्या है? जो स्कंदगुप्त है वो अंतिम महत्वपूर्ण गुप्त राजा है। तो पहली चीज तो ये, हूणों का प्रथम आक्रमण, हूण का, देखिए हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, लेकिन सही मायने में प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय स्टार्ट हो गया था, लेकिन पहला वास्तविक बड़ा आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। लेकिन स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से परास्त किया और उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। जूनागढ़ अभिलेख से हूणों को मलेच्छ कहा गया। हूण थे कौन? तो हूण मूल रूप से फारस से खोतान तक, मतलब ईरान इराक का जो राज्य है आज का, वहाँ के हैं, जिनकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। हूणों का प्रथम राजा तोड़मल था, जिसने लगभग उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया। तो स्कंदगुप्त की विशेषता यह है कि इन्होंने जो हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पर, उसका सफलतापूर्वक सामना किया, हूणों को पराजित किया। तो ये इसकी खासियत है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंस है, खासियत है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे बड़ा गुप्त साम्राज्य, सबसे बड़ा गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के समय था। एक और क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा गुप्त साम्राज्य, इनमें से सबसे बड़ा गुप्त साम्राज्य किस राजा का था? तो स्कंदगुप्त का सबसे बड़ा साम्राज्य था। फिर एक और चीज के लिए फेमस है, वो फेमस है सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए। तो इन्होंने सुदर्शन झील जो जूनागढ़ गुजरात में है उसका पुनर्निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसमें से नहरें निकाली थी अशोक ने, फिर उसका पुनर्निर्माण कराया स्कंदगुप्त ने, और बाद में फिर रुद्रदामन ने। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है जो स्कंदगुप्त ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने उसमें से नहरें निकाली थी, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त और रुद्रदमन ने पुनर्निर्माण कराया। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त की जानकारी का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जूनागढ़ अभिलेख, जो सौराष्ट्र में गुजरात में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया, सौराष्ट्र प्रांत में पांडुदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, ये सब जानकारियां मिलती हैं। फिर बिहार स्तंभ लेख से भी जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त की, और सभी राजाओं का क्रम मिलता है। फिर इनका एक इंदौर ताम्रपत्र भी है, भीतरी स्तंभ ताम्रपत्र भी है, कहोम ताम्रपत्र भी है, सुशिया लेख भी है। तो ये सब मिले हुए हैं स्कंदगुप्त के समय के। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ जूनागढ़ है, यही याद रखिएगा। फिर परावर्ती गुप्त सम्राट। तो देखिए स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 455 से 467 तक है। तो यहाँ तक ही प्रमुख रूप से प्रमुख गुप्त सम्राट हैं। इसके बाद भी लगभग 83 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य चला, 550 तक। लेकिन ये जो परावर्ती लेटर गुप्त राजा हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका कोई अचीवमेंट नहीं है, और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य डिक्लाइन करता गया, डाउनफॉल होता गया। इसमें से प्रमुख कौन सा है जो आपको याद रखना है? वो है भानुगुप्त। भानुगुप्त क्यों फेमस है? मैंने अभी आपको बताया कि भानुगुप्त के समय प्रथम सती की घटना का उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख में। भानुगुप्त ने 510 ईस्वी का ऐरण अभिलेख लिखवाया, जिसमें भारत की पहली सती की घटना का उल्लेख है। ऐरण सागर जिले के बीना तहसील में स्थित है, मध्य प्रदेश का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर भारत की प्रथम लिखित सती की घटना का उल्लेख किया गया। कहानी क्या है कि भानुगुप्त के सेनापति थे गोपराज, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु पर उनकी पत्नी सती हुई थी, ये उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है जो आपको याद रखना है। फिर विष्णुगुप्त, ये अंतिम राजा थे, 550 ईस्वी तक इनका शासन हुआ पतन के कारण। पतन का वही कारण होता है, देखिए पतन के लगभग कॉमन कारण होते हैं, एक दो कारण अलग हो सकते हैं, बाकी अधिकांश कॉमन होते हैं। कारण क्या था? इनकैपेबल सक्सेसर, अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही किसी भी वंश का पतन होता है।
तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही किसी भी वंश का पतन होगा। तो यहाँ भी इनके अयोग्य उत्तराधिकारी थे जिसकी वजह से पतन हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये है पहला पार्ट जो हमने राजनीति का पढ़ा, अभी गुप्त वंश की राजनीति को पढ़ा है ना। गुप्त वंश का ये पहला पार्ट है जिसमें हमने प्रमुख रूप से फोकस किया राजनीति पर, गुप्तों की राजनीति पर हमने फोकस किया। अब हम मंडे को यानी 1 नवंबर को हम पढ़ेंगे गुप्त का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्त वंश से संबंधित कला, संस्कृति, पुरातत्व, साहित्य, सिक्के, समाज, व्यापार, धर्म, ये सभी पढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट रहेगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ सभी लोग ध्यान रखें कि जो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं उसका प्रमुख रूप से रीज़न ही ये है कि इस काल में ना सिर्फ राजनीति, देखिए राजनीति में भी प्रगति हुई है, राजनीति में प्रगति हुई, लेकिन वास्तविक प्रगति अगर हम सही मायनों में कहते हैं तो वो है कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व, सिक्के, समाज, व्यापार, धर्म, इन सभी में बहुत विस्तार से प्रगति हुई है यहाँ पर। तो जिसके कारण इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आज हमने फर्स्ट पार्ट में विस्तार से हमने राजनीति को देख लिया है, और इसको लेक्चर को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।